हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत सक्सेना एंड दिस इज़ योर ओन चैनल मैथ्स बाय पीएस सर। आप लोगों की काफ़ी डिमांड को देखते हुए आज मैं हमारे क्रैश कोर्स में 11th का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस क्या होता है? आइडेंटिफाइड टर्म्स का एक कलेक्शन जो है जिसमें आप बता पाओ कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, बस वो एक सीक्वेंस होता है। ठीक है। और आप एक्सप्लेन करना चाहो तो आप कह सकते हो कि एक नेचुरल नंबर्स का फंक्शन होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टी एन से। एन मतलब नेचुरल नंबर, तो मैं कोई भी रूल लिख देता हूँ जिसको टी एन से इक्वेट कर देता हूँ तो वो एक सीक्वेंस होगा। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं। सीक्वेंस के बाद क्या आता है? सीरीज़। सीरीज़ क्या होती है कि अगर मैं सीक्वेंस की सारी टर्म्स को ऐड करके लिख देता हूँ, मतलब एडिशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस या एडिशन ऑफ सम टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। ठीक है। फिर आता है टर्म प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या होता है? अगर सीक्वेंस की टर्म्स कुछ एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं, मतलब सीक्वेंस की कुछ टर्म्स को देख के आप एक पैटर्न बता पाओ, तो फिर उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहा जाता है। मतलब हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता, हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है। कौन सा प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है? जिसमें शुरुआत की कुछ टर्म्स को देख के आप एक पैटर्न पकड़ लो और उस पैटर्न को समझ के आप आगे की टर्म्स को डिटरमाइन कर पाओ, तो उसको कहा जाता है प्रोग्रेशन। ठीक। अब प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? ये जो मैंने पैटर्न की बात की, ये पैटर्न एडिटिव हो सकता है, ये पैटर्न मल्टीप्लिकेटिव हो सकता है कि हम कुछ ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रोग्रेशन हो गया। एक डेफिनेट नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो वो एक प्रोग्रेशन हो गया। तो इस अलग अलग पैटर्न के कारण कई टाइप के प्रोग्रेशंस हो सकते हैं। जैसे पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है। दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, चौथा अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। फिर कुछ मिसलिनियस प्रोग्रेशंस हो सकते हैं। ये इतना सारा हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करना है। ठीक। इतना सारा बोल दिया तो आप डरिए मत, कंपैरेटिवली चैप्टर आसान है। ठीक है। आप लोग ऑलरेडी ये पढ़े हुए हो, हम तो क्रैश कोर्स में रिवाइज कर रहे हैं, तो आपने ये देखा होगा कि ये चैप्टर काफ़ी आसान है, बड़े आसानी से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। फिर आप इसके साथ क्वेश्चंस करिएगा, आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो पहले मैं ले रहा हूँ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी मतलब क्या कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म को, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा सीक्वेंस है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो प्रोग्रेशन सीक्वेंस का ही टाइप है। कैसा सीक्वेंस है? जिसमें एक डेफिनेट नंबर को ऐड करने से आपको अगली टर्म मिल जाए। अगर आप पहली टर्म में एक नंबर ऐड करते हो, सेकंड टर्म मिल जाएगी, उसी नंबर को सेकंड टर्म में ऐड करते हो, थर्ड टर्म मिल जाएगी, उसी नंबर को थर्ड टर्म में ऐड करते हो, फोर्थ टर्म मिल जाएगी। तो वो एक जिस डेफिनेट नंबर को ऐड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से और उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो इस हिसाब से फर्स्ट टर्म ए हुई, सेकेंड टर्म क्या होगी? ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी? ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला निकल के आता है जनरल टर्म ऑफ एपी, जिसको आप टी एन से रिप्रेजेंट करते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत अच्छे से आप ये जानते हो। तो ये चलिए जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन। सम ऑफ एन टर्म्स मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अगर मैं S3 लिखता हूँ मतलब मुझे टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 करना है। कहीं से भी 3 टर्म उठा के ऐड करूँगा तो उसको S3 नहीं कहते। S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब SN का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। इसका क्या फॉर्मूला होता है? n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या इसको ही आप कैसे लिख सकते हो? 2a को आप लिखोगे a प्लस a, तो बाद में a प्लस एन माइनस वन टू डी क्या बन जाएगा? nth टर्म, जिसको आप लास्ट टर्म भी कह सकते हो। तो इस Sn को आप n/2 a प्लस एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक। तो Sn का फॉर्मूला हो गया। जो बहुत बेसिक बातें जो अच्छे से जानते हो, मैं जल्दी से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है। फिर हम इस पर क्वेश्चन करने लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे नोट डाल के एक दो बातें हम जरूर लिख सकते हैं एपी में। पहली बात, अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो हम कहते हैं कि ये एक इंक्रीजिंग एपी है। जिस एपी का कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है उसको हम इंक्रीजिंग एपी कहते हैं। जिस एपी का d लेस देन 0 है उसको हम डिक्रीजिंग एपी कहते हैं। ठीक है। और अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो भी वो एपी है। d इक्वल टू 0 तब भी एपी है।
उस केस में वो कहलाती है कांस्टेंट एपी। क्लियर? चलिए ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके अपन। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 2015, 2010, 2005 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब आप देखिए इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, T2 माइनस T1 है ना। तो 2010 माइनस 2015 करोगे तो कितना आएगा, -5। क्योंकि इस एपी का कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, मतलब ये एक डिक्रीजिंग एपी है, तो इसकी टर्म्स डिक्रीज होती चली जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी तो आगे चल के कभी नेगेटिव टर्म भी आएंगी। तो कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी ये मुझे बताना है। तो पहली नेगेटिव टर्म इस क्वेश्चन में तो हालांकि समझ में आ रहा है कि क्या होने वाली है, बट जब फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछी जाए तो आप एक काम करिए, nth टर्म को 0 मान लीजिए, क्योंकि अगर डिक्रीजिंग एपी है, ये पॉजिटिव टर्म्स लिखी हैं तो वैल्यू कम होती हुई जाएगी, कम होती हुई जाएगी, तो बीच में हो सकता है कभी 0 आए और उसके बाद फिर टर्म नेगेटिव आए। क्लियर? तो मैं Tn को क्या मान लेता हूँ, 0। अब Tn फॉर्मूला क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है हमारा 2015 प्लस n माइनस 1, डी कितना -5। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, -2015 अपॉन -5। तो ये हो गया आपका 403। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 404। अब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, इसका मतलब है कि 0 इस एपी की टर्म है। कौन सी टर्म है, 404। तो 0 के ठीक बाद जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी और वो एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो कौन सी टर्म होने वाली है वो, 405। तो इस एपी की जो 405 टर्म होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ दिस एपी। मैक्सिमम सम का क्या मतलब है, देखिए ये वाली एपी भी कैसी है, डिक्रीजिंग एपी है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 88 माइनस 90, कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2, मतलब टर्म कम होती चली जा रही है। तो मैक्सिमम सम का मतलब ये है कि आगे चल के टर्म्स कभी नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव टर्म जब मिलेंगी और आप उनको अगर ऐड करते हुए जाओगे तो सम कम होने लग जाएगा। तो मैक्सिमम सम मुझे फाइंड करना है, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब तक टर्म्स पॉजिटिव मिलती जाएंगी तो सम बढ़ता चला जाएगा। पहले 2 टर्म्स का जो सम होगा उससे ज़्यादा पहले 3 टर्म्स का सम होगा, उससे ज़्यादा पहले 4 टर्म्स का सम होगा। जब तक टर्म्स पॉजिटिव हैं आप ऐड करिए तो आपको मैक्सिमम सम मिल जाएगा। अब कौन सी टर्म तक पॉजिटिव होगी, अगेन यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि आप nth टर्म को यहाँ पे भी क्या मानिए, 0 मानिए। ठीक है, देखते हैं कौन सी टर्म 0 हो रही है। nth टर्म को आपने 0 माना तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 90 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, -2। दिस इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, -90 अपॉन -2 मतलब 45। इसका मतलब हुआ n आ गया 46। अगेन पॉजिटिव इंटीजर आ गया, मतलब 46 टर्म जो है वो 0 है। उसके बाद 47th जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। 47 टर्म से सम कम होने लग जाएगा, तो आप 46 टर्म तक ऐड कर दीजिए या 45 तक करिए, सम सेम आएगा, क्योंकि 46 टर्म तो 0 है, 0 का सम में कोई रोल ही नहीं होने वाला। तो मैं सम 46 टर्म्स तक कर रहा हूँ, तो उसका सम क्या बनेगा, 46/2। अब क्योंकि 46 टर्म की वैल्यू मुझे मालूम है कि वो 0 है, तो यहाँ फॉर्मूला मैं क्या लगा दे रहा हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 0। तो ये आ गया 90 इंटू 23, तो कितना 230। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, 23, तो 2070। ठीक, ये आपकी मैक्सिमम सम आ गया इस एपी का। ठीक है, चलिए फिर और क्वेश्चंस करते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट √2, √3, √5 कैन नॉट बी एनी 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। एनी 3 टर्म्स बोल रहा है वो, ये नहीं बोल रहा फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स बोलता तो आप तो बस यहाँ चेक कर लेते, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 बराबर आ रहे हैं क्या। अगर AP होगी तो T2 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 माइनस T2। कहीं पे भी कॉमन डिफरेंस निकालिए, सेम आना चाहिए। वैसा नहीं कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कोई सी भी 3 टर्म नहीं हो सकती, किसी भी सेम AP की कोई सी भी 3 टर्म्स ये √2, √3, √5 नहीं हो सकते, ये मुझे प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये AP की टर्म है। तो लेट
√2, √3 एंड √5 आर टर्म्स ऑफ एन AP। ये किसी AP की टर्म्स हैं, उसमें भी टर्म P मान लेते हैं √2, Qth टर्म मान लेते हैं √3 और कोई Rth टर्म मान लेते हैं √5। ठीक है, हमने मान लिया कि ये AP की टर्म है। अब Pth टर्म अगर √2 है तो आप क्या लिख सकते हो, a + p - 1 × d = √2। Qth टर्म √3 है तो आप क्या लिख सकते हो, a + q - 1। a और d का यूजुअल मीनिंग है, उस AP की फर्स्ट टर्म स्मॉल a रही होगी, कॉमन डिफरेंस d रहा होगा, तो दिस इज इक्वल टू √3। a + r - 1 × d = √5। ठीक है, इनको इक्वेशन 1, 2, 3 कह देते हैं। ठीक है, अब ये कम से कम a को तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। इक्वेशन 1 - 2 करोगे तो a और a एलिमिनेट हो जाएगा, p - 1 टाइम्स d माइनस ऑफ q - 1 टाइम d, तो आप d कॉमन लोगे, p - 1 - q + 1 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होगे कि बचेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो यहाँ से p - q टाइम्स d हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, √2 - √3 के। इसी तरह सेकंड माइनस थर्ड कर देते हैं, है ना, इसको इससे माइनस किया, a एलिमिनेट हो गया, a चला गया यहाँ से, सेकंड माइनस थर्ड करते हैं, अगेन a और a एलिमिनेट होगा, दिस माइनस दिस करोगे, d कॉमन आया, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q - r टाइम्स d = √3 - √5। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखिए, दोनों में d है, तो मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 4 कहता हूँ, इसको 5 कहता हूँ, मतलब मैं इसको इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, d तो कैंसिल हो जाएगा, p - q अपॉन q - r = √2 - √3 अपॉन √3 - √5। अच्छा, अब जरा आप देखिए, P और Q, P, Q, R ये क्या थे, आपने टर्म P को √2 माना था ना, टर्म Q को √3, टर्म R को √5, तो यहाँ पे ये P, Q, R क्या थे, नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस पढ़ाते टाइम, सीक्वेंस समझाते टाइम मैंने बोला था कि Tn = अगर आप कुछ लिखते हो तो वहाँ पे n क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का फंक्शन होते हैं वो। तो P, Q, R क्या है, नेचुरल नंबर है। इस हिसाब से आप देखोगे तो P - Q भी एक नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर बोल दिए, चलिए आपको नहीं मालूम कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव, P - Q एक इंटीजर होगा, Q - R इंटीजर होगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर, मतलब ये वैल्यू बिलोंग करेगी रैशनल नंबर को। मतलब ये LHS में जो क्वांटिटी लिखी है वो हर हाल में रैशनल नंबर है, और RHS में जो क्वांटिटी लिखी है वो साफ साफ दिख रही है कि रैशनल नंबर है। ये क्वांटिटी कैसी है, दिस क्वांटिटी बिलोंग्स टू एन इररेशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर कभी हो नहीं सकता, मतलब जो हमने माना था, जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था। ठीक, मीन्स आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, मतलब ये नहीं है टर्म्स, हमने तो मान लिया था ना कि ये टर्म्स हैं, हमारा एजम्पशन गलत निकला, मतलब ये तीनों टर्म्स AP की, ये तीनों नंबर सेम AP के 3 टर्म्स नहीं हो सकते। क्लियर, तो ये तो हमने अभी बहुत बिल्कुल शुरुआत की क्वेश्चंस की। अभी मैं आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ हाइलाइट्स और समझा दे रहा हूँ, ताकि फिर मैं AP के जितने भी क्वेश्चंस हमें करने हैं वो करने चाहिए, वो हम एक साथ करें। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ हाइलाइट्स लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने हाइलाइट्स ऑफ AP लिख दी हैं, जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जो हमें पता होनी चाहिए। पहली है, इफ़ ईच टर्म ऑफ एन AP इज़ इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, मतलब अगर हम AP की हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट पे, हर एक टर्म पे किसी कांस्टेंट से ऐड कर दें, या सब्ट्रैक्ट कर दें, या मल्टीप्लाई कर दें, या डिवाइड कर दें, डिवाइड मतलब ऑब्वियसली नॉन जीरो क्वांटिटी से, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी एक AP होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। 3 नंबर्स इन AP कैन बी टेकन एज, देखिएगा, कैन बी टेकन एज A - D, A एंड A + D। 3 नंबर्स इन AP, आप A + D और A + 2D भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेनली जब आपको 3 नंबर्स AP में मानने हो और क्वेश्चन में कहीं सम ऑफ टर्म्स जैसी कोई कंडीशन दी हो,
जब सम ऑफ टर्म जैसी कोई कंडीशन दी हो तब आपको 3 नंबर्स इस तरह मानने चाहिए, a माइनस डी, a और a प्लस डी। वो इसलिए क्योंकि फिर आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे ही आप सम ऑफ नंबर्स करोगे, जो भी सम दिया होगा आप उसको अप्लाई करोगे तो देखिए d कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू दैट सम, आपको a की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। तो मतलब जब भी सम की कोई कंडीशन दी है या सम मुझे फाइंड करना है तो फिर मैं 3 टर्म्स AP में मैं इस तरह से मानूंगा। a प्लस डी प्लस 2d मानेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट वो लेंथी हो जाएगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये मानना चाहिए। 4 टर्म्स मानने हैं तो ये मानने चाहिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगेन वही बात, अगर आप सम करोगे तो देखिए d के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ एन AP इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड इज कॉन्स्टेंट। ये क्या कहना चाह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज सेम एज सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म इज सेम एज सम ऑफ थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म। मतलब kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम एंड का सम वही होगा जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम है। ठीक है, ये बात भी काम आ जाती है। फॉर एनी सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सीक्वेंस का सम दिया है, ठीक है, ये सीक्वेंस लिखा है मतलब यही चीज़ जीपी में भी चलेगी, आगे और भी प्रोग्रेशन में एप्लीकेबल होगी। अगर आपको Sn दिया है तो Sn में से अगर आप Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको Tn मिल जाएगा। मतलब 10th टर्म तक के सम में से अगर 9th टर्म तक का सम हटा देंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, 10th टर्म। बस वही तो लिखा है। अगर आपको Tn चाहिए तो आप Sn में से Sn माइनस 1 हटा दीजिए, पहले n टर्म्स के सम में से पहले n माइनस 1 टर्म्स के सम को हटा दीजिए, तो जो बचेगा वो nth टर्म होगा। ठीक है, इफ ABC आर इन AP देन 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आती है ये, अगर को 3 टर्म्स AP में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वही तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो वहाँ से आराम से निकल के आ जाता है 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म्स ऑफ एन AP चूजन एट रेगुलर इंटरवल फॉर्म्स एन AP। आपके सामने एक AP लिखी है और आप रेगुलर इंटरवल में टर्म उठाते हो। फर्स्ट टर्म उठाया, 2 छोड़ दिया, 4th उठाई, फिर 2 छोड़ दी, 7th उठाई, फिर 2 छोड़ दी, 10th टर्म उठाई। तो ये जो आप टर्म्स उठा रहे हो रेगुलर इंटरवल पे, इनसे भी क्या बनेगी, AP बनेगी। बहुत आसान सी बात है। अगर आप 2 टर्म छोड़ दोगे तो पहले अगर D था तो उसका कॉमन डिफरेंस 4D हो जाएगा। अगर आपने 2 टर्म छोड़ी है 3D हो जाएगा, है ना। एक टर्म छोड़ को उठा ली 2D हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन वो रहेगी AP में ही। ठीक, यहाँ से एक बात और आप समझ लीजिए, यहाँ पे लिखी नहीं है, बोर्ड में इतनी जगह भी नहीं थी। अगर आप 2 AP को ऐड कर देते हो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो भी क्या होगा, AP होगा। ठीक है, अ सीक्वेंस इज एन AP इफ इट्स nth टर्म, इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ इट्स nth टर्म इज इन दिस फॉर्म। मतलब nth टर्म जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होगा, जनरल टर्म जो होगी वो an प्लस बी के फॉर्म में होनी चाहिए, तभी वो सीक्वेंस AP में होगा। अदरवाइज वो सीक्वेंस तो होगा बट वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा जब टर्म n इस फॉर्म में हो। और अगर इस फॉर्म में आपको टर्म n मिल जाती है तो आप जल्दी से n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, a प्लस बी फर्स्ट टर्म हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो n का कोफिशिएंट होगा। अगर an प्लस बी बोल रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस a होगा। ठीक, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए। नेक्स्ट है, अ सीक्वेंस इज एन AP इफ इट्स सम ऑफ n टर्म्स। हमने पहले ये टर्म n का जनरल एक्सप्रेशन देखा किस फॉर्म में होना चाहिए, Sn किस फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो प्रोग्रेशन AP है तो Sn होना चाहिए an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में। ठीक, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, ऐसा AP जिसका Sn इस फॉर्म में है उसका कॉमन डिफरेंस होगा 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर क्या है, a, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस होगा 2a। क्लियर। तो बेटा ये कुछ खास बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए AP के बारे में। ठीक है, अब इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293, फाइंड Sn एंड Tn। तो देखिए 3 टर्म्स की बात कर रहा है, पहले 3 टर्म्स की, और उनका सम आपको दिया है तो आप तुरंत क्या मानेंगे कि वो 3 टर्म्स जो हैं वो a माइनस डी, a और a प्लस डी है। इनका सम 27 दिया तो 3a इज इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू 9।
तुरंत मिल गया। आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट टर्म 9 नहीं है, ये तो सेकंड टर्म थी। फर्स्ट टर्म तक जाने के लिए भी डी और निकालना है। तो एक और कंडीशन दी है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम, मतलब a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर, कितना दिया है 293। ठीक है, अब इनका स्क्वायर होल स्क्वायर जब करोगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर हो गया। यहाँ से -2ad प्लस 2ad कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से डी स्क्वायर, यहाँ से डी स्क्वायर, मतलब प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। अब a कितना आया है 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 इंटू 3 243, तो 2d स्क्वायर हो जाएगा 293 माइनस 243 दैट इज़ 50। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25, मतलब d की वैल्यू आ गई ±5। तो एक बार आपको d को 5 कंसिडर करना है, एक बार -5 कंसिडर करना है। अगर आपने 5 कंसिडर किया तो टर्म्स क्या बन जाएंगे, a 9 है ना, 9 - 5 4, 9 और 14। और जब आपने उसको -5 कंसिडर किया d को, तो टर्म्स बन जाएंगे 14, 9 एंड 4। अब देखिए अगर सिर्फ नंबर्स पूछे होते फाइंड 3 नंबर्स, तो आप चाहे ये बोलिए नंबर्स चाहे ये बोलिए, एक ही बात थी। लेकिन आप इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए, इस पर ध्यान दीजिएगा जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अगर वो पूछता है फाइंड द नंबर्स, तो आप कोई से भी एक केस में से लेके डी की वैल्यू ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव 2 वैल्यू जब आएंगी तो कोई सा भी एक केस में लेके नंबर्स बोल दीजिए। नंबर्स तो वही हैं, चाहे 4 9 14 बोलें, 14 9 4 बोलें। लेकिन अगर वो पूछ लेता है फाइंड द एपी, तो ये दोनों एपी अलग अलग हैं। 3 नंबर्स का अगर कलेक्शन पूछा है कि वो कौन से 3 नंबर्स होंगे जिनका सम 27 और उनके स्क्वायर का सम 293 हो, तो आप चाहे ये बोले चाहे ये बोले, एक ही बात है। लेकिन अगर उसने एपी पूछ ली तो ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि इस केस में एपी का फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस 5 है। इस केस में फर्स्ट टर्म 14 और कॉमन डिफरेंस -5 है, दोनों अलग अलग हैं। और उसने आपसे एसएन और टीएन पूछा है, मतलब आपको एपी का एसएन बताना है और टीएन बताना है, तो आपको ये दोनों अलग अलग कंसिडर करने पड़ेंगे। तो पहले आप कंसिडर करोगे कि अगर एपी ये वाली है 4 9 और 14 वाली, तो टीएन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a + n - 1 × d होता है। तो a कितना है आपका 4 + n - 1, d कितना है 5, तो tn का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से 5n, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 5, मतलब 5n - 1। क्लियर। और अगर sn भी लिख लेते हैं, sn के लिए फॉर्मूला क्या, n/2 2a मतलब 8 + n - 1 इंटू d कितना है 5। तो sn आ गया आपका n/2, यहाँ से 8 - 5, तो कितना हो जाएगा 3 + 5n। तो ये आपका sn का फॉर्मूला आ गया इस केस में। अगर दूसरा केस लेते हो, जब आपकी एपी आप 14 9 और 4 लेते हो, तो उस केस में nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + n - 1 इंटू डी, तो 14 + n - 1 इंटू -5, तो ये हो जाएगा -5n और ये +5, 14 + 5 19। ठीक, तो इस तरह से आप SN भी लिख सकते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जब वो नंबर्स पूछेगा तो आप ऐसे बोले चाहे ऐसे बोलिए, एक ही बात है। लेकिन उसने AP पूछ लिया, AP से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, जैसे TN AP का nth टर्म था ना, तो आपको दोनों APs अलग अलग कंसीडर करनी पड़ी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3। और मतलब हो गया यूनियन। इसको आप सेट थ्योरी से भी इजीली समझ सकते हो कि आपको 1 से 100 के बीच में, मतलब बिटवीन में पहले ध्यान देना है कि 1 और 100 को इंक्लूड नहीं करना है। 1 से 100 के बीच में बात हो रही है, मतलब 2 से लेके 99 तक। उन सारे नंबर्स का सम करना है जो या तो 2 से डिवाइड होते हो या 3 से, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक, तो अगर मैं सेट ए से रिप्रेजेंट कर दूं वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, सेट बी से रिप्रेजेंट कर दूं वो सारे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं, मतलब मुझे ए यूनियन बी में जो नंबर्स आएंगे उन सब का सम चाहिए। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, ए वाले कर दो, मतलब n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होगा, वो नंबर्स जो 2 and 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो वो नंबर जो 2 and 3 दोनों से डिवाइड होंगे, मतलब बेसिकली किससे डिवाइड होंगे, 6 से। तो मुझे पता चल गया कि मुझे करना क्या है कि 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स का सम करो।
वो क्या होंगे 2 + 4 + 6 अप टू 98, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स का सम करो, वो क्या होंगे 3 + 6 + 9 अप टू 99, 99 भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा। इसमें से माइनस करिए वो सारे नंबर्स जो 6 से डिवाइड हो रहे हो, क्योंकि वो नंबर आपने 2 बार काउंट कर लिया ना, यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा, एक ही बार करने थे। तो 6 + 12 + 18 अप टू 96, 100 से छोटा सबसे बड़ा नंबर जो 6 से डिवाइड होगा वो 96 होगा। तो चलिए और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 49। इसमें से 3 कॉमन लीजिए तो बन जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 33। इसमें से 6 कॉमन लीजिए तो -6 टाइम्स, ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 16। क्लियर। अब अभी तो मैंने आपको नहीं बताया, बट एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 + 2 + 3 अप टू n, वो क्या होगी KP होगी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब 1 + n, तो n + 1। तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, n × n + 1/2। उसकी याद मुझे यहाँ क्यों आ गई, क्योंकि इधर देखो अप्लाई हो रहा है, 1 + 2 + 3 नेचुरल नंबर्स का सम ही तो लिखा है तीनों जगह, यहाँ पे 49 तक, यहाँ 33 तक, यहाँ 16 तक। तो इधर क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स n/2, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 49/2, ठीक है, 49 टर्म्स हैं, n + 1 मतलब 50 प्लस 3 टाइम्स, ये 3 एज इट इज़, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं 33, 33/2 n + 1 मतलब 33 + 1 -6 टाइम्स n/2, n कितने हैं 16, 16/2, फिर n + 1 मतलब 17, ये 34, ये 50, ये 17। बस अब आगे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आगे क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर -99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर -97 स्क्वायर अप टू 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर। पैटर्न बहुत इजीली आप समझ सकते हो। पहले 2 टर्म में देखिए a² - b² का फॉर्म लग रहा है, जहाँ पे a - b की वैल्यू 1 है। अगले 2 टर्म में भी a² - b², a - b 1 है। अगले टर्म में भी a² - b², a - b 1 है, और लास्ट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम a² - b² अप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा a + b × a - b। तो 1 को तो मैं नहीं लिख रहा, 100 + 99 क्या हो जाएगा 199। फिर ये बनेगा 98 + 97 195, ठीक है, × 1। ये बनेगा 96 + 95 191, ठीक है। बस देखो AP मिल गई 119 195 191, और लास्ट में 2 + 1 3। अब आप या तो nth टर्म को 3 मान के AP का नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करिएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि सम के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। बट मैं कह रहा हूँ आप सिंपली देखिए ना, 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखे हैं कहीं ना कहीं, और 2-2 के पेयर देखो, तो ये कितने नंबर्स बचे होंगे 50। तो ये 50 टर्म्स आपके सामने हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 199 + 3 मतलब 202, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, फिर अर्थमेटिक मीन पे आएंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट 2 सीक्वेंसेज आर, 2 सीक्वेंस दिए आपको, पहला 2 7 12 500 टर्म्स तक, दूसरा 1 8 15 300 टर्म्स तक। देन फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। इन 2 सीक्वेंसेस में कॉमन टर्म्स कितनी होंगी, मतलब वो टर्म्स जो दोनों में ही हो कॉमन टर्म। तो कॉमन टर्म का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो फर्स्ट कॉमन टर्म तो आपको ढूंढनी पड़ती है, उसके बाद फिर कंसेप्ट लगा सकते हैं। फर्स्ट कॉमन टर्म के लिए थोड़ा सा लिखते हैं। पहला सीक्वेंस क्या है 2 7 12 17 22 एंड सो ऑन, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ से भी 22 मिलेगा। 1 8 15 और अगली टर्म हो जाएगी 22। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 था, यहाँ 7 है।
तो आपको कॉमन एपी, जो कॉमन टर्म से एपी बनेगी, ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म मिल गया 22, ठीक। और कॉमन एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस ऑफ दीज टू टर्म्स। तो पहले वाले के एलसीएम यहाँ कॉमन डिफरेंस 5 है और दूसरे वाले का 7 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस मिलेगा 5 और 7 का एलसीएम, दैट इज 35। तो पता चल गया ये कॉमन एपी जो बनेगी उसकी फर्स्ट टर्म 22 होगी और कॉमन डिफरेंस 35 होगा। ये आपको बात समझ आ गई होगी, एलसीएम का बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। ये 5 में आगे बढ़ रहा है, 7 में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन मिलेगा टर्म वो 22 के बाद कितना ऐड करने में मिल रहा होगा, 35, 5 और 7 का एलसीएम। अच्छा, अब मुझे नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स चाहिए, तो कॉमन एपी का लास्ट टर्म मिल जाएगा तो उसको मैं टीएन मान के एन निकाल दूंगा। तो उसके लिए अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आपके सामने सीक्वेंसेस है 500 टर्म्स तक, 300 टर्म्स तक, तो इसमें छोटी वैल्यू क्या है ना। तो चलो पहले एपी का, फर्स्ट एपी का, ये जो फर्स्ट एपी यहाँ पे दी है इसका 500 टर्म निकाल देते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे आप, a + 499d, तो 2 + 499 × 5, ठीक है। तो 500 × 5 करते तो कितना आता, 2500, उसमें से 5 माइनस कर दो तो 2495 + 2 मतलब 2497। ये 500th टर्म आ गई पहले वाले एपी की। सेकेंड एपी जो है उसकी लास्ट टर्म कौन सी है, 300th टर्म, तो उसकी टर्म 300 निकाल लेते हैं। क्या बनेगी, a मतलब 1, 299d, और d कितना है इसका, 8। अगेन 300 × 8 होता तो 2400 होता है ना, 2400, उसमें से 8 कम कर दो तो 2292, 300 ही बोला था ना, ये 8 मैंने गलत लिख दिया, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है ना, 8 तो सेकेंड टर्म लिखी थी, हाँ। तो इसका कॉमन डिफरेंस 7 × 300 करते तो 2100 आता, उसमें 7 माइनस कर दिया तो 2093 + 1, तो ये हो जाएगा 2094। अब इसमें छोटा जो नंबर है वो कौन सा है, 2094 इन दोनों में। तो जो कॉमन एपी है उसका nth टर्म हम मान लेते हैं 2094, ठीक है। और ये अगर nth टर्म है तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका फॉर्म लगा देते हैं, a कितना 22 + n-1, d कितना 35, इसको किसके बराबर कर दीजिए, 2094, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो n-1 कितना हो जाएगा, 2094 - 22, तो 22 कर देंगे माइनस तो कितना हो जाएगा, 2072, 2072/35। अगर ये इंटीग्रल वैल्यू आ गई मतलब ये इसकी कोई टर्म है, अदरवाइज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। देखो क्या होने वाला है, अब ये आपका मिला, इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम्स में तो ये 1500 और ये वैल्यू आने वाली है 60 करेंगे तो 1800 और 2100 मतलब 59 पॉइंट समथिंग, 59.2 आ रही है, ठीक है। देख लेना स्केल, तो 15 पॉइंट समथिंग आ रही है, मुझे लग रहा है 2 आ रही है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 जहाँ वहाँ चला गया तो हो जाएगा 60 पॉइंट समथिंग। अब 60 पॉइंट समथिंग आने का मतलब है, देखो ये इंटीग्रल तो नहीं मिला आपको, पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिले n की वैल्यू, इसका मतलब जो कॉमन एपी बनेगी उसका कोई सा भी टर्म 2094 नहीं होगा। लेकिन 2094 के आगे तो कोई टर्म हो नहीं सकता कॉमन, क्योंकि 300 टर्म यहाँ 2094 में खत्म हो रही है। तो उसके पहले तक अगर n की वैल्यू 60.2 आ रही है तो 60 टर्म्स होंगी जो कॉमन एपी में होंगी। तो कितनी कॉमन टर्म्स मिलने वाली हैं, 60 कॉमन टर्म्स आपको मिलने वाली हैं इन दोनों सीक्वेंसेस में, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ आया होगा। अब अपन अरिथमेटिक मीन स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन में दो बातें हैं, देखो। पहली तो ये कि अगर कुछ नंबर्स आपके सामने दिए हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा,
और दूसरी बात कि दो नंबर्स के बीच में आपको अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, और अर्थमेटिक मीन जब इंसर्ट करना है तो एक सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्शन भी देखेंगे, फिर एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन अगर इंसर्ट करना है तो वो देखेंगे। तो पहले बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, वो नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो इसके लिए हमें कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स मतलब जो इससे आप एवरेज निकालते थे ना, बस वही है। तो पहले अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स लिख देता हूं मैं। अगर 2 नंबर्स हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, सपोज वो है a एंड b, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस बी बाय 2। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, एवरेज ही होता है फिर तो ये। दूसरा, अगर अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स निकालना है, ठीक है, वो n नंबर्स मान लेते हैं अपन x1 x2 x3 अप टू xn हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn होल डिवाइडेड बाय n। क्या करना है, एवरेज ही तो निकालना है। तो ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन ऑफ सम नंबर्स, ठीक, जो सिंपली सेम है एवरेज के कंसेप्ट से, ठीक है। अब आते हैं इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन पे। इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन में भी पहले देखते हैं इंसर्शन ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन। इंसर्शन ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि a और b कोई 2 नंबर हैं, इनके बीच में आपको एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। जो भी अर्थमेटिक मीन इन दोनों नंबर्स के बीच में वाला वो कैपिटल A होता है। अब ये कैपिटल A और B के बीच में अर्थमेटिक मीन होगा, इसका कंसेप्ट ये है, इसका मीनिंग ये है कि अगर इसको रखने के बाद A और B के बीच हमने कैपिटल A रखा, इसके बाद अगर ये तीनों नंबर AP में आ गए, अगर ये तीनों नंबर AP में आ गए तो इस A को कहा जाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, स्मॉल a एंड स्मॉल b। सीधी सी बात हो गई, अगर ये 3 नंबर AP में है तो ये नंबर स्मॉल a, इसकी वैल्यू वो सॉरी कैपिटल A, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस बी बाई 2। मतलब अगर 2 नंबर्स के बीच में एक सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो ये बिल्कुल वही है कि आप 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो। अब आते हैं इंसर्शन ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स पे। इंसर्शन ऑफ n अर्थमेटिक मीन, ठीक है, n अर्थमेटिक मीन्स मुझे इंसर्ट करने, a और b कोई 2 नंबर हैं उनके बीच में। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे अपन, a1 a2 a3 अप टू an, इस तरह से। अब ये a1 से an तक जो मैंने नंबर्स यहाँ लिखे हैं, ये स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में अर्थमेटिक मीन्स तब माने जाएंगे, तब कहलाएंगे जब इनको लिखने के बाद a से लेके b तक ये पूरा सीक्वेंस AP में आ जाए। अगर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो मैं कहूँगा a1 से लेके an तक दीज आर n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो ये a1 से लेके an कैपिटल में जो लिखे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करना ये मुझे देखना है। तो मैं जल्दी से, बहुत शॉर्ट डेरिवेशन टाइप है, आपको सिर्फ याद दिला देता हूँ, फिर रिजल्ट लिख देता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप देखोगे तो a से लेके b तक ये अगर AP है तो इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n प्लस 2। n तो आपने अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे n प्लस 2, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है स्मॉल a। कॉमन डिफरेंस और मिल गया तो आप पूरी AP लिख दोगे। इस AP का सेकेंड टर्म ही तो a1 होगा, ये जो आपको AP दिख रही है उसका सेकेंड टर्म a1 होगा, थर्ड टर्म a2 होगा। तो क्या चाहिए आपको, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, tn प्लस 2 को स्मॉल b कह दोगे और बस जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो वहाँ से d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी b माइनस a अपॉन n प्लस 1। और एक बार अगर आपको d की वैल्यू आ गई तो जो a1 होगा वो क्या होगा, a प्लस d। a1 इज फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, इज बेसिकली सेकेंड टर्म ऑफ दिस AP, ये ध्यान रखना। इस हिसाब से an जो है इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस एन डी। an जो है वो AP की nth टर्म नहीं है, वो एक्चुअली AP की n प्लस 1 टर्म है, इसलिए उसका फॉर्मूला निकल के आता है a प्लस एन डी, ठीक। तो इसको आप कॉपी करिए, फिर हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक बात और यहाँ लिखिए, नोट डाल के लिख लीजिए भले ही। सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स
बिटवीन ए एंड बी, अगर आपने ए एंड बी के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स लिखे, ये जो लिखे हैं इन सब का सम, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, ये होता है n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। ठीक, a1 से लेके an तक का जो सम है वो होता है n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो a और b के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन लिखते तो वो क्या आता, a प्लस बी बाई 2 आता, तो ये वैल्यू आ गई। अगर आपको इसके डेरिवेशन में इंटरेस्ट है, मैं बस बता दे रहा हूँ कि ये AP ही तो है, a1 से लेके n तक AP ही है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n बाई 2 a1 प्लस an, a1 ये रहा, an ये रहा, बस आप पुट कर दीजिए, आपको उसका रिजल्ट बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80 सच दैट फर्स्ट मीन अपॉन लास्ट मीन इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड n। n अर्थमेटिक मीन्स अगर आपको इंसर्ट करने हैं तो फर्स्ट मीन और लास्ट मीन की वैल्यू निकाल के इसका रेशियो 1/3 के इक्वल कर देंगे। तो आपको फर्स्ट मीन चाहिए हो या लास्ट मीन चाहिए हो, आपको एक्चुअली कॉमन डिफरेंस चाहिए, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, और ए बी क्या है, वो दो नंबर्स जिनके बीच में अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, वो 80 और 20 है। तो 80 माइनस 20 कितना, 60, 60 अपॉन n प्लस 1, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी, मतलब 20 प्लस 60 अपॉन n प्लस 1, ये आपको फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20n प्लस 20 प्लस 60, मतलब 20n प्लस 80 अपॉन n प्लस 1, ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ गया। लास्ट अर्थमेटिक मीन an से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस एन डी, तो n टाइम्स 60 अपॉन n प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये n प्लस 1, ये हो जाएगा 20n प्लस 20 और 60n उसमें ऐड हुआ, तो 20 प्लस 80n। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट, फर्स्ट मीन अपॉन लास्ट मीन करना है, तो 20n प्लस 80 अपॉन n प्लस 1, इसको इससे डिवाइड किया तो ये सिंपली मिल गया 20 प्लस 80n, ये किसके बराबर होना है, 1/3 के। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 60n प्लस 240 इज इक्वल टू 20 प्लस 80n, 20 प्लस 80n, 60n वहाँ गया तो 20n, ये 20 यहाँ आया, 20 यहाँ पर आया तो 220, तो n की वैल्यू आ गई 11। क्या पूछा था, फाइंड n, n इज इक्वल टू 11। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, खास खास बातें लिख देता हूँ। बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज 13/6, दो नंबर्स की बात हो रही है जिनका सम है 13/6। बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज 13/6, सम अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड, SOME, सम अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड, दो नंबर्स जिनका सम 13/6 है उनके बीच में कुछ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए। And if some of these numbers, and if some of these arithmetic means, and if some of these arithmetic means exceeds their number, exceeds their number by unity, sum of arithmetic means, जो arithmetic means इंसर्ट किए हैं उनका सम उनके नंबर से यूनिटी ज़्यादा है। ठीक है, देन फाइंड नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, देन फाइंड नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, n अर्थमेटिक मीन सपोज हमने इंसर्ट किया तो आपको n फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो नंबर सपोज a b है, तो आपको a प्लस बी क्या दिया हुआ है, 13/6। फिर आपने n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3, n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट की और सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, तो a1 प्लस a2 अप टू an, ये कैसा दिया गया है, ये उनके नंबर से यूनिटी ज़्यादा है, मतलब दिस इज इक्वल टू n प्लस 1।
अब आप मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, A1 से लेके AN तक का, ये होता है n टाइम्स A प्लस बी बाई 2, यही होता है ना, n टाइम्स जो भी दो नंबर थे उनके सिंगल अर्थमेटिक मीन के बराबर, और ये वैल्यू किसके बराबर दी है, n प्लस 1 के। अब मुझे बताइए A प्लस बी कितना दिया हुआ है, 13/6, तो ये कितना हो जाएगा, n टाइम्स 13/12 इज इक्वल टू n प्लस 1, तो हो गया 13n इज इक्वल टू 12n प्लस 12, ये 12n यहाँ आया, 13 माइनस 12n, n की वैल्यू आ गई सिंपली 12। ठीक, तो ये जो हमने नोट लिखा था कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, मैंने आपको AP पूरा रिवाइज करा दिया है विथ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अगर जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस करने का टाइम हुआ तो हम और क्वेश्चंस AP के देखेंगे, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। आप बस इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करते रहिए, मैं हर लेक्चर के बाद ही आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास कोई अच्छा मटेरियल है या आपने पहले से थोड़ी पढ़ाई की थी, आपने मार्क करके रखे हैं क्वेश्चंस, है ना, रिवीजन की तैयारी के रखे थे, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम JEE मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने हैं। आप ये थ्योरी रिवाइज करने के साथ साथ वो करते रहिए, तो भी आप JEE मेन में अच्छा स्कोर कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अपन बहुत जल्दी मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैं एक दिन में ही अगला वीडियोस का अपलोड कर दूंगा जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार आपने वीडियो देखा है या पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करते जाइए, कुछ डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट करिए, या मैं अपना नंबर जो शेयर कर रहा हूँ इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।